हेलो दोस्तों, जो पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे उसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं, ठीक है। अबाउट यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नेल लेवल थ्रेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। देखो भाई, फॉल्स पूछा गया है। देखो, ब्लॉकिंग वन कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक्स ऑल रिलेटेड थ्रेड। ये कर्नल लेवल के लिए नहीं था। हम लोगों ने देखो पिछले वीडियो में देखा था, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड के बीच में डिफरेंस देखा था ना। तो उसमें क्या है, अगर ये लिखा ब्लॉकिंग वन यूजर लेवल थ्रेड तो ब्लॉक ऑल प्रोसेस। कर्नल लेवल थ्रेड अगर एक ब्लॉक हो गई भैया, वो दूसरे कॉल करेगा, दूसरा मतलब चलेगा, ठीक है। कर्नल लेवल थ्रेड में ऐसा नहीं होता, ब्लॉक नहीं होती है, ठीक है। जितने context switch time is longer for kernel level threads than for user level threads, it's true, ठीक है। user level thread do not need any hardware support, ठीक है। यूजर लेवल थ्रेड में हार्डवेयर की वैसे भी नहीं जरूरत होती। देखे होंगे पुराने वीडियो में पॉइंट्स हमने कुछ दिए थे ना, तो आप वो वाले एक बार देख लेना, ठीक है। ये भी सही है। रिलेटेड कर्नल लेवल थ्रेड्स कैन बी शेड्यूल्ड ऑन डिफरेंट प्रोसेसर इन अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क वाला कौन सा है, बता दिए थे, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, भाई देख लें चल रहा, हाँ। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। देखो भाई, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम अगर मे लगा है तो ये ट्रू है, अगर मे ना लगा होता, अगर लिखा होता शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग जो भी है कॉज स्टारवेशन, तो फॉल्स होता, ठीक। देखो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। देखो कैसे स्टारवेशन आ सकता है, इसमें चांसेस हैं। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब होता है कि भैया जो छोटी छोटी प्रोसेस होती है उनका पहले नंबर आएगा, और जो बाद में जिनका बस टाइम ज्यादा है उनका नंबर बाद में आएगा। तो जिसका बस टाइम ज्यादा है, मान लो छोटी छोटी, मान लो नहीं बताया तो था, मान लो क्या नाम है, मान लो छोटी छोटी प्रोसेस आती गई, पहले 1 सेकंड की आई, फिर 2 सेकंड वाली आई, ठीक है। और एक प्रोसेस है उसका जो टाइम है, ये ऊपर समझाया था मैंने, मान लो एक प्रोसेस है उसका टाइम है 100 सेकंड, ठीक। तो उसका नंबर बाद में आएगा ना, तो इस वाली प्रोसेस को क्या है, उतनी देर क्या नाम है, वेट करना पड़ेगा, स्टाफ। तो जो उस उतनी देर के लिए स्टाफ होगी, ठीक है। तो ये सही है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन, यस। प्रीएम्प्टिव का मतलब, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग मान लो प्रायोरिटी वाली जो है ले ली, ठीक है। तो उसमें स्टारवेशन कैसे होगा कि मान लो ऐसी प्रोसेस है जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वो आके ही रह गई, और एक प्रोसेस है जिनकी प्रायोरिटी कम है। प्रायोरिटी कम है मतलब उसकी थोड़ी वैल्यू कम है, मतलब उसको थोड़ी कम इज्जत दी जाती है, तो उसको क्या नाम है, उसका नंबर बाद में आएगा। तो जो प्रायोरिटी वाली, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है, उसका पहले नंबर आएगा। तो कहीं ना कहीं जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका स्टारवेशन हो रहा है, मतलब उसको थोड़ी वेट करना पड़ रहा है ना, काफी देर। मान लो आके ही रह गई वो, क्या नाम है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस अगर आके रह गई, तो जो बेचारी लोएस्ट प्रायोरिटी वाली प्रोसेस है उसको स्टार्व करना पड़ेगा। तो ये भी सही है, ठीक है। राउंड रॉबिन इज बेटर देन एफसीएफएस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम। देखो भैया, ये समझाए थे ऊपर, दोबारा समझाते हैं, अगली बार याद रखेंगे, वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। तो देखो, राउंड रॉबिन इज बेटर देन एफसीएफएस, यस। देखो मान लो जो प्रोसेस है P1, ठीक, क्या है 10 सेकेंड है, P2 5 सेकेंड है, ठीक है। अब देखो एफसीएफएस क्या है, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम लिखा है ना, सॉरी लिखा है, ठीक है। अब देखो एफसीएफएस में क्या है, पहले P1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद P2 को इज्जत दी जाएगी, मतलब उसके बाद P2 रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। और राउंड रोबिन में क्या होता है, अगर मान लो टाइम क्वांटम 2 सेकेंड है, तो P1 जो है 2 सेकेंड के बाद ही P2 का नंबर आएगा, तो रिस्पॉन्स टाइम जल्दी है, मतलब P2 जो है जल्दी मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक। तो राउंड रोबिन जो है बेटर है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, बेटर देन एफसीएफएस, ओके ओके। अगला देखते हैं, let the time taken to switch between user and kernel mode of execution be t1 while the time taken to switch between two process be t2, which of the following is true, ठीक है। देखो, द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल जो होता है वो कम होता है देन टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन टू प्रोसेस भी, ठीक है। तो इसका आंसर है सी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, a computer handles several interrupt source of which the following are relevant for this question, ठीक है। interrupt from CPU temperature sensor raises interrupt if CPU temperature is too high, interrupt from mouse, interrupt from keyboard, जो भी है, interrupt from हार्ड डिस्क, ठीक है। विच वन ऑफ दीज विल बी हैंडल एट द हाईएस्ट प्रियोरिटी, ठीक है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो टॉप प्रियोरिटी होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टॉप प्रियोरिटी जो है इस वाले इंटरप्ट को देता है, सीपीयू टेम्परेचर को, ठीक।
ठीक है। अगर सीपीयू का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो जो हमारा जो लैपटॉप है वो क्या है, शट डाउन हो जाता है। तो जो हमारा क्या नाम है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भैया जो ये वाली इंटरप्ट है उसको ज़्यादा वैल्यू देता है, मतलब इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा, ठीक है। इसका आंसर आएगा डी। अगला देखो भैया 1 मार्क का ये है। A thread is usually defined as a lightweight process because an operating system maintain smaller data structure for a thread than for a process. In relation to this, which of the following is true? ठीक है। On per thread basis operating system, ठीक है। देखो ओनली रजिस्टर स्टेटस नहीं होता है, जो सारे थ्रेड होते हैं उनके पास खुद का वो भी होता है ना, स्टैक होता है ना, हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग स्टैक होता है, ठीक। ये भी मैं, ठीक है। और इसमें केवल क्या दिया गया, ओनली सीपीयू रजिस्टर, इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मेंटेन अ सेपरेट स्टैक फॉर ईच थ्रेड, ये गलत है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सभी के लिए क्या है, अलग 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 स्टैक मेंटेन करके रखता है सारी थ्रेड के लिए, ठीक। तो ये भी गलत है, ट्रू पूछा गया। ऑन पर थ्रेड विद ऑपरेटिंग डज नॉट मेंटेन अ वर्चुअल मेमोरी स्टेट, यस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डज नॉट मेंटेन वर्चुअल मेमोरी स्टेट, ठीक है, ऑन पर थ्रेड बेसिस, ठीक है। तो ये जो है हमारा ट्रू है, ठीक है। अगला क्या है, ऑन पर थ्रेड बेसिस द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन ओनली शेड्यूलिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, नो। ऑन पर थ्रेड बेसिस, ठीक है, ऑन पर थ्रेड बेसिस ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मेंटेन शेड्यूलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मेंटेन शेड्यूलिंग एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो इसका आंसर है ना वो ये है, ठीक, सी पार्ट, ठीक है, जो भी है। अब ये पढ़ते हैं, है ना, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ प्रोसेस एग्जीक्यूट द कोड, द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड इज, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने फॉर्क स्टेटमेंट है, देखो तुम्हें एक हम फॉर्मूला बताते हैं, ठीक। विद, सॉरी दिख रहा है पता नहीं, with n fork statement, with n fork statements there are always 2 की पावर n minus 1 चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। सॉरी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, पर इतना तो है, समझ में आ रहा होगा, मैं इतनी गंदी भी नहीं लिखती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब प्रोसेस एग्जीक्यूट द कोड फॉर्क, ये कितने फॉर्क हैं भैया, 3 है ना, 3 है ना। अगर n फॉर्क होते हैं तो नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस 2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट हैं फॉर्क के, 3 है, तो 3 है तो नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस n की जगह 3 रख दो, तो कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो आंसर आ जाएगा सी पार्ट, ठीक। इसका आंसर होगा सी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 मार्क का, ठीक। पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। A scheduling algorithm assign priority proportional to the waiting time of a process. Every process starts with priority 0. The scheduling, ठीक है, कहाँ गया, the scheduler reevaluates the process priority every t time unit and decide the next process to schedule. Which one of the following is true if the process have no input output operation perform and all arrive at time 0? ठीक, सबसे पहले तो ये देखो, the schedule reevaluates the process priority every t time unit. तो मतलब क्या है, हर टी टाइम यूनिट के बाद क्या है, वो प्रायोरिटी चेक कर रहा है, ठीक। तो ये एक तरह से हर टी टाइम के बाद एक तरह से राउंड रॉबिन नहीं बन गई, हर टी टाइम के बाद दूसरे को चेक करना, मतलब दूसरे का नंबर आना, ठीक। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से राउंड रॉबिन वाली बन गई। इसका आंसर है दिस एल्गोरिथम इज इक्विवेलेंट टू राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, ठीक है। इसका आंसर बी आ गया, ठीक है। अगला देखो 1 मार्क का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक। पढ़ो, यूजर लेवल थ्रेड्स आर नॉट शेड्यूल्ड बाय द कर्नल, यस, ये तो सही है ना। यूजर लेवल थ्रेड जो होता है वो किसके द्वारा शेड्यूल होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ गया वो पर्चा, ये है यूजर लेवल थ्रेड जो है इम्प्लीमेंटेड बाय यूजर और प्रोग्रामर, ये तो है ना। तो भैया यहाँ पे क्या है, कर्नल आर नॉट शेड्यूल्ड बाय द कर्नल, सही बात है ना, कर्नल के द्वारा वैसे भी शेड्यूल नहीं होती, यूजर और प्रोग्रामर शेड्यूल करता है ना। तो भैया ये तो ट्रू है, पूछा गया फॉल्स, ठीक। व्हेन अ यूजर लेवल थ्रेड इज ब्लॉक ऑल अदर थ्रेड ऑफ इट्स प्रोसेस आर ब्लॉक, यस। अगर देखो भैया वन प्रोसेस, इफ वन यूजर लेवल थ्रेड इज परफॉर्मिंग द ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल देन द एंटायर प्रोसेस विल बी ब्लॉक, ठीक। ये पॉइंट पहले वाले वीडियो में मैंने बताए थे ना। तो इसका जो आंसर हो गया क्या, ओ सॉरी ये सही हो गया ना। कंटेक्स्ट स्विच बिटवीन यूजर लेवल थ्रेड इज फास्टर देन कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक। जो कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन यूजर लेवल थ्रेड जो होता है ये भी मैंने देखा था, देखो यूजर लेवल थ्रेड स्विचिंग इज फास्टर देन कर्नल लेवल थ्रेड स्विचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
याद रखो, ठीक। तो क्या बोला है, कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन यूजर लेवल, हटो तुम, इसका काम खत्म। कंटेक्स्ट स्विचिंग बिटवीन यूजर लेवल थ्रेड इज फास्टर देन कंटेक्स्ट स्विचिंग, ये भी भैया सही है, ठीक। कर्नल लेवल, अब बचा क्या, ये जो बचा भैया आंसर, सारे चेक कर लिए हैं तो जो बचा वही आंसर बच गया ना, तो ये गलत होगा। कर्नल लेवल थ्रेड कैन नॉट शेयर द कोड सेगमेंट, ठीक है। जो भैया थ्रेड जो होती है ना, चाहे कोई भी हो, वो कोड सेगमेंट को शेयर करती हैं। स्टैक हो गया और रजिस्टर हो गया, वो शेयर नहीं करती हैं, लेकिन ये जो है इसको भैया शेयर करती हैं। कर्नल लेवल थ्रेड जो है, क्या नाम है, जो भी है, ठीक। तो ये फॉल्स हो गया। अगला देखें 1 मार्क का क्वेश्चन कौन सा है भैया, ये 2-2 वाले हैं, आ गया ये, ओके। देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी इन रेडी स्टेट। देखो भैया हम लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा था, ये न्यू होता है, उसके बाद रेडी स्टेट होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होता है यहाँ पे रनिंग, ठीक। उसके बाद कंप्लीशन वाला इधर आ जाता है ब्लॉक व्लॉक, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं, अभी इन दोनों की ही बात हो रही, रेडी और रनिंग की, ठीक। पूछा गया है जो तुम्हारी जो रेडी स्टेट है उसमें कितनी प्रोसेस आ सकती है, ठीक है। जो तुम्हारी रेडी स्टेट है उसमें तुम्हारी कितनी भी प्रोसेस आ सकती है, ठीक। कितनी भी प्रोसेस आ सकती हैं, वो अगर तुम्हारे सीपीयू पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। बोल रहा है अगर तुम्हारे n सीपीयू हैं तो रेडी स्टेट में कितनी प्रोसेस आ सकती हैं, तो जो तुम्हारी ये है ना, तुम्हारे n सीपीयू हैं, तो ये तुम्हारा थोड़ा साफ साफ लिख दें, ठीक है। तो n सीपीयू हैं, तो इसका मतलब हो गया तुम्हारे रनिंग जो स्टेट है, सीपीयू का काम रनिंग स्टेट से होता है, रेडी से नहीं होता, ठीक। अगर तुम्हारे n सीपीयू हैं तो जो रनिंग स्टेट है, ठीक, ये याद रखना, जो रनिंग स्टेट है उसमें n प्रोसेस आएंगी, ठीक। अगर सीपीयू 1 है तो तुम्हारे रनिंग स्टेट में 1 प्रोसेस आएंगी। सीपीयू अगर 2 है तो रनिंग स्टेट में क्या नाम है, 2 प्रोसेस आएंगी। सीपीयू जो है तुम्हारे कितने भी हो, उसका रेडी स्टेट से कोई लेना देना नहीं, ठीक। तो जो रेडी स्टेट में जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक। डी पार्ट। अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना। लिखा है कंसीडर, चलो इसको इससे समझाएंगे बाद में, ठीक है। देखते हैं आ गया क्वेश्चन, ये consider an arbitrary set of CPU bound process with unequal CPU bus length submitted at the same time to computer system. Which one of the following process scheduling algorithm would minimize the average waiting time in ready queue, ठीक है। देखो, तो हमारा क्या है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो जो तुम्हारी एवरेज वेटिंग टाइम को क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी, ठीक। ठीक, देखो जब भी कहीं भी बोला जाए कि मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम, तो उसके लिए जो तुम्हारी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक, जो SRTF है जो तुम्हारी, ठीक, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है वो बेस्ट होती है, ठीक है, ठीक है। तो कौन सी तुम्हारी बेस्ट रहेगी, ये, ठीक है। क्यों बेस्ट रहेगी, क्योंकि सारी प्रोसेस जो है तुम्हारी क्या है, सेम टाइम पे ही तो आ रही हैं, ऑल द प्रोसेस कहाँ गया, ठीक है, सभी प्रोसेस जो है सेम टाइम पे आ रही हैं और उनका बस लेंथ तो अलग अलग है। अगर तुम्हें एवरेज वेटिंग टाइम जो है मिनिमाइज करना है तो उसके लिए जो तुम्हारी सबसे बेस्ट है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, ठीक। कहीं भी आ जाए टू मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम, तो भैया आंसर होएगा तुम्हारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, आंसर इज ए, ठीक। पढ़ तो लिए ही होगे कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या होता है, ठीक है, तभी क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1.59, थ्रेड ऑफ ए प्रोसेस शेयर। देखो हमने बताया था कि जनरली एवरी थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस हैव देयर ओन पीसी, पीसी मींस प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। जो जितनी भी थ्रेड होती हैं उनके पास खुद का प्रोग्राम काउंटर होता है, मतलब रजिस्टर होता है, और खुद का क्या होता है, स्टैक होता है, ठीक, सबका अलग अलग, ठीक है। लेकिन जो हीप होता है और जो जो हीप होता है और जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक, ठीक, आर शेयर्ड बाई एवरी थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। तो थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस शेयर क्या शेयर करता है, बोथ हीप एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक, आंसर इज डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, ये देखो बोला गया कंसीडर द फॉलोइंग सीपीयू प्रोसेस विद अराइवल टाइम दिस एंड लेंथ ऑफ द सीपीयू, ये देखा नहीं देखा, इफ द प्रीएम्प्टिव शेड्यूल क्या है, इफ द प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, भैया ये सबसे ज्यादा तो हमें लग रहा है ज्यादातर क्वेश्चन तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के ही है, तो SRTF
शॉर्ट में बोलते हैं ना, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट को। इफ द प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड टू शेड्यूल द प्रोसेस, देन एवरेज वेटिंग टाइम, क्या पूछा गया है, एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो निकालना आता ही होगा, फिर भी मैं जल्दी जल्दी निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, देखो तुम्हारी ये हमारे लिख लें एक बार क्वेश्चन। ठीक है, क्या है भैया, 4 हैं प्रोसेस, एक तो समझ में ना आ रहा कैमरा कहाँ पे सेट करें। तो P1 P2 P3 P4 तुम्हारी कितनी है, 4 प्रोसेस हैं। ठीक, अराइवल टाइम क्या है, पहले का 0, दूसरे का 3, फिर 5, फिर 6। ठीक, बस टाइम क्या है भैया, पहले का है 7, फिर 3, फिर 5, फिर 2। ठीक, पूछा क्या गया, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना। तो सबसे पहले गैंग चार्ट बनाए, जो वो चार्ट बनाते हैं ना इससे ऐसे करके जो लाइन बनाते हैं वो होता है, उसको शायद गैंग चार्ट बोलते हैं। ठीक, गैंग चार्ट होता है। ठीक है, शायद क्या गैंग चार्ट ही होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट तो आप लोग करना आता ही होगा, जिसका, ठीक है, जिसका बस टाइम कम हो वो पहले एग्जीक्यूट होगा, लेकिन पहले एग्जीक्यूट होगा जिसका बस टाइम कम हो, लेकिन ये नहीं कि 2 वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। भैया ये अभी आया ही नहीं है, शुरुआत तो 0 से कर देना। अगर कोई प्रोसेस आ गई, मान लो तीनों प्रोसेस आ गई, तो उनमें से जिसका बस टाइम कम है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो तो इसको ज्यादा डिटेल में आई थिंक बताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो वो P1 है। ठीक, तुम्हारे क्या है प्रोसेस P1, सबसे पहले तो 0 पे क्या आया, P1 ही तो आया, और तो कोई सब बाद में आया ना। तो P1 को तुम 3 तक चला के देखो। ठीक, P1 को हमने 3 तक चलाया, 3 तक चलाया माने 7 में से 3 तक चले गया तो बचा कितना, 4 बच गया ना। ठीक, अब हमारे पास कौन सी प्रोसेस है, P1 और P2 दो प्रोसेस आ चुकी हैं। देखो 0 और 3, 3 पे मतलब P2 भी तो आ गया ना। ठीक है, आ गई ना दो प्रोसेस। अब देखो इन दोनों में कौन सा छोटा है, इन दोनों में जो तुम्हारा छोटा है P2 छोटा है ना, तो P2 चलेगा। ठीक, ठीक, और P2 को इतना चलाओ कि देखो चल P2 को इतना चलाओ कि P3 भी आ जाए। ठीक, मतलब इजी तरीका है, इस तरीके से करने से गलती नहीं होती। अगर हम चाहें तो जो तुम्हारा P2 है ना उसको इकट्ठा भी चला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब इसको कम करेंगे तो और इससे छोटे मतलब बचेंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, भले थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, अब देखो जैसे P2 है, P2 को हम कितना चला दें, 2 और चला दें, 2 चला दें 5 हो जाएगा ना। तो 2 अगर चले गया P2 तो बचा कितना 1, तो मतलब ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो P1 P2 P3 में अभी कौन सबसे कम है, कम तो P2 ही है ना, तभी हम बोल रहे थे P2 को हम इकट्ठा भी चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग नए हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा धीरे धीरे करो, वो ज्यादा बेटर है। गलत नहीं होना चाहिए आंसर, मेहनत भी करो, आंसर गलत है क्या फायदा। ठीक है, अब देखो P2 ही चलाएंगे क्योंकि यही सबसे कम है, तो 6। ठीक, अब P2 हो गए खत्म। अब बचे हमारे P1 P3 P4, इसमें से सबसे कम कौन है, P4। तो P4 है, मतलब पीरा करे पूरा चलेगा, क्योंकि भैया P4 तो 2 है, और कितना कम करोगे, कम करोगे तब भी तो कम ही तो हो जाएगा ना। और पहली बार तो सारी प्रोसेस आ भी चुकी है। ठीक, तो ये भी हमारे गए, काम खत्म इनका। P1 और P3 में कौन कम है, P1। ठीक है, 4 और चलाएंगे, 4 माने 8 4 12। ठीक, तो ये भी गए। अब आया P3 का नंबर, P3 कितना चले, 5 और चलेगा। ठीक, 5 ही तो है बस टाइम, 12 5 कितने होते, 13 14 15 16 17, 17 होते ना, 12 5 कितने, 17 ही होते। ठीक, तो ये हमारे गए खत्म। ठीक, ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, एक चार्ट। ठीक, तो अब इसको इधर थोड़ा सा बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ आई थिंक, मेरे को लग रहा है, पर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई नहीं, मैं ट्राई करती हूँ जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ, बट पता नहीं यार मैं जल्दी पढ़ाई नहीं पाती, पता नहीं क्यों। ये मेरे अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा पाती हूँ। 7 3 5 2। ठीक है, अब देखो हमें पूछा क्या गया था, देख लें भैया एक बार, पूछा क्या गया था, एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जब हम लोग क्या करते हैं, जब ये नौटंकी ये सब लिखी रहती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। ठीक, कंप्लीशन टाइम। अब देखो कंप्लीशन टाइम कभी ऐसे इधर से देखना मत शुरू करना, हमेशा गलत हो सकता है। ठीक है, गलत होने के चांस आते हैं, हमेशा इधर देखो। P1 जो है कब कंप्लीट हुआ है, 12 पे। ठीक, P2 हमारा कब कंप्लीट हुआ है जाके, अब देखो इधर देखो तो कभी कभी गलती हो जाएगी, 5 पे कंप्लीट हुआ, इधर देखो ना सीधे P2 का 6 पे। ठीक है, P3 कब कंप्लीट हुआ है, अरे भाई आ जाओ सही से, 17 पे। ठीक है, और P4 कब कंप्लीट हुआ, P4 कहाँ गया ये, 8 पे। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम आ गया। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम के बाद भैया कौन सा टाइम आता है हमको ही बताओ, कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, उसके बाद हम निकालना चाहिए टर्न अराउंड टाइम। ठीक, ठीक, अब देखो टर्न अराउंड टाइम होता क्या है, देखो टर्न अराउंड टाइम तुम्हारा होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक, ये याद कर लो, कंप्लीशन टाइम माइनस, अगर हम ये बताएंगे कैसे आया तो भैया बहुत टाइम लगेगा, उतना तो टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को आना चाहिए ये कहाँ से आया। ठीक है, ठीक है,
और ठीक टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, अब देखो 12 में से 0 गया कितना, 12, 6 में 3 गया 3, 17 में से 5 गया, भैया गलत ना कर दें कहीं, 17 में से 5 गया कितना आएगा 12, 8 में से 6 गया 2। ठीक ठीक, अब हम लोग निकालेंगे वेटिंग टाइम। ठीक, वेटिंग टाइम P1 P2 इधर P4। ठीक है, अब वेटिंग टाइम क्या होता है, देखो वेटिंग टाइम जो होता है तुम्हारा वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम होता है। ठीक, दो याद कर लो, पहले कंप्लीशन टाइम लिख लो, फिर टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक, फिर जो तुम्हारा वेटिंग टाइम होता है वो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ये कैसे आया वो आप लोग मतलब आपने पढ़ा होगा तो पता होगा कि कैसे आया। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, ठीक है, देखो हम लोग को हर चीज पता होनी चाहिए कि कैसे आया है। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर चीजें रटनी पड़ती है। ठीक, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ठीक है, अब वेटिंग टाइम निकालने के लिए क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 12 में से 7 गया कितने बचे 5, यही तो है टर्न अराउंड बस टाइम का। ये 3 में 3 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 2 में 2 गया 0। ठीक है, अब एवरेज वेटिंग टाइम मैथ में पढ़ा होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी जो है उनको जोड़ के और जितनी प्रोसेस है उससे डिवाइड करते हैं। तो 7 5 12 और प्रोसेस टोटल कितनी 1 2 3 4 है ना। तो एवरेज के लिए हमेशा क्या करते हैं, ऐड करके फिर जितनी नंबर ऑफ प्रोसेस उतने डिवाइड करते हैं ना एवरेज निकालते टाइम मैथ में। तो वैसे ही है, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक, इसको जो आंसर आएगा वो आएगा 3.0 या 3। ठीक, कहाँ गया, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, which of the following is are shared by all threads in a process। क्या बोल रहा है, which of the following is are shared by all threads in a process। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो थ्रेड है वो क्या क्या शेयर करता है, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर एंड रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर भी एक तरह का रजिस्टर होता है। ठीक है, एड्रेस स्पेस सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर शेयर्ड बाय ऑल द थ्रेड्स इन अ प्रोसेस। तो जो प्रोसेस होता है सॉरी जो थ्रेड होता है वो क्या क्या शेयर नहीं करता, स्टैक हो गया, रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर, ये चीजें जो है वो क्या करता है, शेयर नहीं करता है। ओनली आंसर इज एड्रेस स्पेस, आंसर इज बी। ठीक है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग पहले। ठीक है, काफी ठीक है। देखो कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था जो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस होती है वो 2 की पावर n माइनस 1। अगर n फॉर्क है, n फॉर्क कॉल है तो इतना आता है। ठीक, अब देखो ये वाला जो है अगर n फॉर्क कॉल होते तो इतना। अब ये देखो ये वाला जो सी प्रोग्रामिंग तो आप लोगों को आती होगी। ठीक है, तो जो फॉर्क है वो देखो कितनी बार कॉल हुआ है, देखो जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार ही तो फॉर्क कॉल होगा तुम्हारा। ठीक, अब देखो 0 पे पहले आई की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 mod 2 क्या आएगा 0 आएगा। तो पहले तो है 0 पे, मॉड का मतलब क्या होता है रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर अगर 0 है तो ट्रू है। ठीक है, ठीक, और देखो आई मॉड 2 का मतलब एक तरह से ये भी होता है कि इवन नंबर जो होंगे उसमें ये कंडीशन ट्रू होगी बाकी में नहीं होगी। ठीक है, क्यों, अगर मान लो अब देखो i इक्वल टू 1, 1 क्या है तुम्हारा ऑड है 1 mod 2, अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है, तो ये 0 नहीं आएगा। तो ये जो है मतलब जितने भी इवन नंबर है उनके लिए ये क्या आएगा ट्रू आएगा। देखो 0 पे आएगा तुम्हारा ट्रू, फिर 2 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा। देखो 10 पे ट्रू आएगा लेकिन हमारी जो आई की वैल्यू है वो क्या है 10 से कम है, 10 हम नहीं ले सकते ना, 10 से कम ही तक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जब i इक्वल टू 10 होएगा तो ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो जाएगी। तो जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम फिर इस लूप से ही बाहर आ जाएंगे, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होएगी। ठीक है, ठीक, तो कितनी बार हमारा ये फॉर्क फंक्शन कॉल होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर फॉर्क फंक्शन जो है 4 बार फॉर्क फंक्शन जो है अगर 4 बार कॉल हुआ है, ठीक है, अगर फॉर्क फंक्शन जो है तुम्हारा 4 बार कॉल हुआ है तो जो तुम्हारा वो आएगा क्या नाम है टोटल नंबर ऑफ क्या नाम है 4 बार कहाँ हुआ 1 2 3 4 5 बार हुआ ना। जो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस आएंगी वो कितनी आएंगी, n की जगह 5 है तो 2 की पावर 5 माइनस 1 कितना आता है 32 माइनस 1 दैट इज 31। ठीक है, आंसर आया 31। अगला देखो भैया 1 नंबर का ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का ये। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फॉर अ सिस्टम यूजिंग प्रीएम्प्टिव। ठीक, प्रीएम्प्टिव तो भैया देखो इतने क्वेश्चन प्रीएम्प्टिव के कर चुके हैं कि आप लोगों को याद भी हो। हम थोड़ा सा ही डायग्राम बना दें क्योंकि आप लोग पूरा तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, न्यू है, इसके बाद तुम्हारी रेडी आएगी, उसके बाद तुम्हारी यहाँ आती है रनिंग। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक,
अगर तुम्हारी प्रोसेस को मान लो मन करा कि भैया थोड़ा आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इधर आके तुम्हारे ब्लॉक स्टेट में थोड़ा सा आईओ जो करना होगा काम कर आके आईओ या फिर वेट स्टेट में आईओ परफॉर्म करेगा, ठीक है, ब्लॉक और वेट स्टेट। उसके बाद जब उसका काम खत्म हो जाएगा फिर से वो रेडी स्टेट में जाएगा, कहेगा भैया आप दोबारा से नंबर लगाओ रनिंग में, यही कहेगा ना, ठीक है। अब प्रीएम्प्टिव, इसमें बोला गया प्रीएम्प्टिव में हम तुमको बताए थे ना, ये लूप जरूर होना, लूप जरूर याद रखो, ठीक, ये होता है। अब देखो, अ रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट। रनिंग प्रोसेस का मतलब कोई प्रोसेस रनिंग में है तो क्या वो रेडी स्टेट में जा सकती है? क्यों नहीं भाई। कोई अगर ज्यादा प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई तो भाई उसको रनिंग स्टेट छोड़ के रेडी में जाना पड़ेगा, भाई दूसरे का नंबर दो, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो जाएगी। क्योंकि देखो ऐसे ना याद रहे तो ये देखो ये गोला, ये लूप इधर भी तो जा रहा है ना, ठीक, तो ये पहला वाला तो ट्रू हो गया। फिर लिखा अ रेडी प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट। जो रेडी प्रोसेस है कैन, वो तो भैया जाती है रेडी के बाद ही, जब वो तैयार हो जाएंगे कि भैया अब हम रेडी हैं, ठीक। अब रनिंग में तो रेडी के बाद तो रनिंग में तो जाते ही है ना, ठीक है। फिर ठीक, और एक एक इधर भी होता है, ठीक है, जब मान लो एक इधर बोलते हैं सस्पेंडेड रेडी करके एक होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे इसका अभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। सस्पेंडेड रेडी का मतलब क्या है, जैसे मान लो रेडी स्टेट जो मेमोरी है वो भर गई है, रेडी में जगह ही नहीं बची है अब रहने की, तो भैया तो थोड़ी देर के लिए कहाँ चले जाएंगे, सस्पेंडेड रेडी में। जब इधर से कोई प्रोसेस रनिंग में जाएगी, जगह खाली होगी, फिर ये आके इधर बैठ जाएंगे, ठीक, ठीक है। तो ये जो काम, ये वाला जो काम है ना, न्यू से रेडी में जो पहले जो प्रोसेस आई है जब वो रेडी स्टेट में जाती हैं, तो ये जो तुम्हारा काम है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। ये भैया बड़ा काम है ना भाई, कोई प्रोसेस को रेडी स्टेट में ले जाना, कोई प्रोसेस आई है फिर उसको रेडी स्टेट में ले जाना, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है, ठीक है। और ये क्या है, रेडी टू रनिंग में, भाई तैयारी है तो जब तैयारी है तो रनिंग में ले जाना आसान है ना, तो ये तुम्हारा करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और ये देखो ये तुम्हारा बीच का काम है कि भाई ये भर गया तो थोड़ा उधर ऊपर नीचे कर लो, तो ये मिडिल टर्म शेड्यूलर का काम है, ठीक। ऐसे याद कर लो, ये तरीका है, ठीक है, याद करने का। कहाँ गया, अब बोला गया है अ रेडी प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट, ये भी सही है ना, हाँ, रेडी प्रोसेस तो रनिंग जा रही है। फिर देखो अब ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट, ओके, ब्लॉक प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में मूव कर रही है ना, ब्लॉक प्रोसेस जो है कैन मूव टू रनिंग स्टेट, भैया ना, ब्लॉक के बाद अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक हो गई तो डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाएगी, ब्लॉक अगर हो गई हो मतलब तुम आईओ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हो तो उसके बाद तुम्हें रेडी में जाना पड़ेगा, उसके बाद तुम रनिंग में जाओगी। तो ब्लॉक प्रोसेस जो है कैन मूव टू, ये वाला जो है गलत है, ठीक है। अब ब्लॉक प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट, हाँ, ब्लॉक प्रोसेस जब तुम्हारा आईओ खत्म हो जाए रेडी में जाओ, फिर अगली बार तुम्हारा फिर से नंबर आएगा रनिंग में जाने का, ठीक है। तो इसमें थर्ड वाला गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। यस 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 जा सकती है क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव वाला है ना, तो इसका जो आंसर है कौन सा वाला छोड़ के, तीसरा वाला छोड़ के ना, बाकी सब सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा डी, ठीक, ओके। इसमें देखो ये बोला गया है प्रायर नॉलेज अबाउट द लेंथ, और बोला गया द मिनिमम अचीवेबल, ये देखो लाइन पढ़ो, ठीक है, बोला गया द मिनिमम अचीवेबल एवरेज वेटिंग टाइम। हमने तुमको बताया था कि जो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम की बात हो तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया है कि नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, दोनों होती सेम ही है। और वैसे भी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है सेम ही बन जाएगी, क्योंकि सारी जो है सेम टाइम पे अराइव हुई है, ठीक है, बात वही है। अब देखो भैया बस टाइम कितना दिया गया है, 16 20 10, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या, सबसे पहले जो छोटा है वो पहले कर लो, 10 खत्म, उसके बाद P1 छोटा है, ठीक है, तो 16 ऐड करो कितना आएगा 26, P2 20 ऐड करो कितना जाएगा 46, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, कंप्लीशन टाइम P1 का हमेशा इधर से देखते हैं ना, 26, P2 का है 46, P3 का है 10, ठीक है। कंप्लीशन टाइम के बाद हम लोग निकालना क्या है भैया, ये तो देख लें, बस निकालने में लग गए बिना देखे। एवरेज वेटिंग टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये पूछता है एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, ठीक है। कंप्लीशन टाइम के बाद हमारा कौन सा आता है, ओ टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं ना, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो जो ये 0 0 हटाओगे तो वही आएगा ना, ठीक। उसके बाद निकालते हैं वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, यही होता है ना, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, ठीक है। तो 26 में से 16 घटाओ कितना आएगा 10, 46 में से 20 घटाओ कितना आएगा 26, 10 में 10 0, ठीक। और एवरेज वेटिंग टाइम बोला गया तो ऐड करके जितनी प्रोसेस हैं 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा 12, आंसर आ जाएगा 12, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
Which of the following standard C library function will always invoke a system call when executed from a single threaded process in a Unix Linux operating system? ठीक है। तो जो तुम्हारी strlen है, स्ट्रिंग लेंथ, ये जो है रिलेटेड टू लेंथ होती है, रिलेटेड टू स्ट्रिंग। ठीक है। और मैलॉग पढ़ा होगा फॉर एक होता है मैलॉग फॉर मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, मैलॉग सी में पढ़ा होगा। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो जो थ्रेड के लिए होती हैं ये होती हैं दो, एग्जिट और स्लीप। आंसर आएगा ए सी। ठीक, दो आंसर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ CPU शेड्यूलिंग? कौन सा करेक्ट है? ठीक है, पढ़ते हैं। द गोल इज टू ओनली मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन एंड मिनिमाइज थ्रूपुट। एक बात बताओ, कोई भी चाहेगा मिनिमाइज थ्रूपुट हो? थ्रूपुट जो है मिनिमाइज नहीं, मैक्सिमाइज थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब नंबर ऑफ जॉब कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम, जितनी ज़्यादा जॉब कंप्लीट हो कम टाइम में। ठीक है, नंबर ऑफ जॉब कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, ठीक, तो जो ये है गलत है, यहाँ मैक्सिमाइज थ्रूपुट होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम इंक्लूडिंग वेटिंग टाइम, यस, टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो वेटिंग टाइम को इंक्लूड करता है। ठीक है, कैसे करता है? अब देखो, जब तुम वेटिंग टाइम निकालती हो तो तुम्हारा क्या आता है? देखो, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम करती हो। ठीक, तो देखो टर्न अराउंड टाइम तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी हिल रहा है ना, धीरे धीरे लिखते, वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम हो गया। तो जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें वेटिंग टाइम भी क्या है, इंक्लूड होता है। ठीक है, राउंड रोबिन पॉलिसी कैन बी यूज्ड इवन, क्या करेक्ट पूछा गया ना, तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा वाला सही हो गया। राउंड रोबिन पॉलिसी कैन बी यूज्ड इवन व्हेन द CPU टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट नोन नॉट नोन ए प्रियोरी। ठीक है, देखो, राउंड रोबिन पॉलिसी कैन बी यूज्ड इवन व्हेन द CPU टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच ऑफ द प्रोसेसेस इज नॉट नोन ए प्रियोरी। मतलब हमको पहले से नहीं पता है कि उसका बस टाइम क्या होगा, तो हम राउंड रोबिन यूज कर सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं यूज कर सकते? ठीक है, ठीक है, मतलब हम प्रोसेस को रन कर सकते हैं, हमें भले ही ना पता हो कि पहले से उसका बस टाइम क्या है, क्योंकि राउंड रोबिन में क्या होता है, तुम्हारा टाइम क्वांटम दिया होगा, उतना ही चलाना है। ठीक है, तो ये भी सही है। इम्प्लीमेंटिंग प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग नीड्स हार्डवेयर सपोर्ट, ट्रू। ठीक है, जैसे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एक तुम्हारी वो भी तो होती है ना, राउंड रोबिन जो एल्गोरिदम होती है जिसमें टाइम क्वांटम लेते हैं। ठीक है, तो क्या उसमें तो जो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है उसमें हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे राउंड रोबिन शेड्यूलिंग जो एल्गोरिदम होती है उसमें टाइम की जरूरत, उसमें भी हार्डवेयर सपोर्ट रिक्वायर होता है, क्योंकि टाइमर रिक्वायर्ड होता है ना कि 2 सेकंड बाद भैया दूसरे नंबर आना है। तो ये भी तुम्हारा क्या है, सही है। ठीक है, ठीक, तो जो तुम्हारा क्या है, ये कौन सा टॉपिक था, ये जो तुम्हारा टॉपिक था कहाँ गया? ठीक है, तो ये जो तुम्हारा टॉपिक था प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक, तो इसके जो जिसमें प्रोसेस थ्रेड और CPU शेड्यूलिंग, मैंने सारे 1 नंबर के क्वेश्चन जो थे इसमें सारे कंप्लीट करा दिए। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक, तो आप लोग क्या करना, इसका जो हमने PDF है इस बुक का, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट के क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। ठीक है, मतलब ट्राई मत करना, मेरे पास टाइम होगा तो मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लेना। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, ये क्योंकि जब आप पहले से पढ़े होंगे ना, तो जब हम बताएंगे तो आपको मतलब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि मैं थ्योरी तो बताती नहीं हूँ, सीधे क्वेश्चन ही कराती हूँ। ठीक है, ठीक, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कराएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।